जय हिंद दोस्तों। मैं आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल एवी इन्फो मेल में। और आज हम लोग दोस्तों विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं कि भारतीय स्टेट बैंक में अगर आप लोगों का कैश क्रेडिट का लिमिट का अकाउंट है तो उसका रिन्यूअल का क्या प्रोसेस है। क्योंकि देखिए आरबीआई के जो डायरेक्टिव्स हैं उसने बैंक को दिए हैं कि आप लोगों को प्रत्येक वर्ष किसी भी अगर सीसी लिमिट अकाउंट आपके यहाँ पर चल रहा है तो उसको आपको रिन्यूअल करना है। तो उसके लिए हम लोग देखते हैं कि ये क्यों करना है, बैंक को इसके अंदर क्या क्या चीज़ें देखनी होती हैं और आप लोग उसके अंदर अपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स प्रस्तुत करने हैं ताकि आप लोगों का रिन्यूअल हो सके। क्योंकि एक बहुत ही लोगों ने अपने मन में इसको एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस बना रखा है कि पता नहीं साहब रिन्यूअल नहीं हो गया, क्या हो गया। तो आज हम लोग बहुत ही आसान तरीके से इसको देखने की कोशिश करते हैं कि ये हम लोग कैसे करा सकते हैं। दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट पार्ट आपसे मिस ना हो। सबसे पहले देख लेते हैं कि रिन्यूअल क्यों होता है। दोस्तों इससे बैंक को क्या होता है कि हमारे अकाउंट की कंडीशन जानने को मिलती है कि वास्तव में हमारा खाता कैसा चल रहा है, हम लोग उससे लेन देन कर रहे हैं या नहीं कर रहे। इससे हमारी यूनिट जो है उसका स्टेटस मालूम चलता है कि हमारी यूनिट जो है हेल्दी है या अभी वो किसी कारण से कोई सिक तो नहीं है, उसको कोई रिहेबिलिटेशन की ज़रूरत तो नहीं है। डेबिट क्रेडिट समेशन जो है वो बैंक को जानने को मिलते हैं कि इसके अंदर कितना इन्होंने क्रेडिट किया है पैसा, कितना डेबिट किया है, टोटल इनका जो सेल फिगर है उससे वो अमाउंट मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है, फ़ंड का कहीं पे कोई डाइवर्जन तो नहीं हुआ है। सेल जो हम लोगों ने प्रोजेक्ट करी थी लास्ट ईयर, वो सेल अब हम लोग एक्चुअल देंगे तो और उससे पता पड़ेगा बैंक को कि हमने सेल कितने % अचीव करी है, ओवर अचीव करी है या अंडर अचीव करी है या हमारा ठीक है। अकाउंटिंग हमारी किस तरीके से हुई है, ट्रांजैक्शंस हमारे कहाँ से हुए हैं, हमारे जो सप्लायर थे उसको हमने पेमेंट कैसे किया है, हमारा जो आगे पेमेंट गया है उसका रिटर्न हमारे पास किस तरीके से आया है, वो चीज़ देखने को मिलेगी। इनकम कितनी जनरेट हुई है फ़र्म के अंदर, अभी फ़र्म प्रॉफिट में है या लॉस में है, ये चीज़ देखने को मिलेगी। और एक दोस्तों ये लोग देखते हैं कि एसेट लाइबिलिटी का मिसमैच तो नहीं हुआ है, कहीं ऐसा तो नहीं हुआ है कि आपके फ़िक्स जो लाइबिलिटी हैं उससे आपके करंट एसेट्स क्रिएट हो रहे हों या फिर आपकी जो करंट लाइबिलिटीज़ हैं उससे आपके फ़िक्स्ड एसेट क्रिएट हो रहे हों। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो उसको एसेट लाइबिलिटी मिसमैच बोला जाता है, जो कि एक नेगेटिव चीज़ है हमारे लिए। अब हम लोग देख लेते हैं फ्रेंड्स कि इसके अंदर डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड हैं जो कि हमारे को लिमिट रिन्यूअल कराते टाइम देने होते हैं बैंक में। मोर और लेस देखिए सभी बैंक का अपना अलग अलग कुछ थोड़ा बहुत प्रोसेस होता है। हम लोग अभी स्टेट बैंक के बारे में बात कर रहे हैं, बाकी बैंकों के लिए भी लगभग सेम ही प्रोसेस रहता है, हो सकता है एक दो चीज़ें अलग हों। सबसे पहले आपको दोस्तों अपना एक रिन्यूअल लेटर के ऊपर लिख करके देना है कि साहब मेरा ये खाता है और मैं इसको रिन्यूअल करवाना चाहता हूँ। ये आपको अपने फ़र्म के लेटर हेड के ऊपर लिख करके देना होगा। दूसरा आपको अपना एक आईटीआर देना होगा लास्ट फाइनेंशियल ईयर या असेसमेंट ईयर का। जैसे हम लोग अगर इस साल रिन्यूअल कराने के जा रहे हैं तो उसके अंदर आपका फाइनेंशियल ईयर 20-21 या असेसमेंट ईयर 21-22 का कहिए, वो आईटीआर इसके अंदर लगेगा। बैलेंस शीट्स जो हैं वो बैंक को ज़रूरत होती है ताकि वो एसेस कर सके, वो देख सके कि हम लोगों ने क्या किया है। तो उसके लिए अगर आपकी फ़र्म ऑडिट में आती है, सेल 1 करोड़ से ऊपर है तो ऑडिटेड बैलेंस शीट है, नहीं तो जो एक्चुअल बैलेंस शीट है वो आप दीजिएगा। अगर ऑडिट नहीं हुई है तो आपको प्रोविज़नल बैलेंस शीट देनी होगी 2021-20-21 के लिए। 2021-22 की आपको एस्टिमेटेड देनी होगी जिसके ऊपर बैंक एसेस करेगा कि हमारे को अगले साल कितनी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। क्योंकि अगर हमने सेल अचीव करी है उतनी या उससे ज़्यादा करी है या कम करी है, उसके हिसाब से हमारी वर्किंग कैपिटल का असेसमेंट होगा। सिमिलरली प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट जो है वो 22 और 23 की हमारे को चाहिए होगी। एक हमारे को लेटेस्ट स्टॉक स्टेटमेंट एज ऑन डेट वो देना होगा कि हमारे पास अभी क्या क्या स्टॉक हैं। जो भी प्रोप्राइटर या पार्टनर्स हैं फ़र्म के, उनके एसेट और लाइबिलिटी का स्टेटमेंट हमारे को देना होता है। ये क्यों देना होता है, जिससे कि ये पता पड़ता है कि जो प्रोप्राइटर या पार्टनर है फ़र्म का, उसकी अभी क्या क्या परिसंपत्तियाँ हैं और क्या उसकी देनदारियाँ हैं। तो उससे वो लोग ये देखते हैं बैंक वाले कि ये जो हम इनको लिमिट दे रहे हैं, अगर कल को यूनिट ख़राब हो जाती है तो जो इसका प्रोप्राइटर है या पार्टनर्स हैं, क्या वो व्यक्तिगत रूप से इतने सक्षम हैं कि वो इस लोन को भर पाएंगे या नहीं भर पाएंगे। एक हमारे को अकाउंट का स्टेटमेंट देना होता है लास्ट ईयर का, जो कि बैंक्स अपने आप, क्योंकि खाता वहीं पे होता है तो वहीं पर निकाल लेते हैं। अगर खाते के अंदर कोई इरेगुलरिटी रही है, यानी कि लास्ट ईयर हमारा खाता इरेगुलर रहा है, तो उसका एक इरेगुलरिटी स्टेटमेंट आपको बना करके देना होगा। उसके अंदर ये मेंशन करना होगा
कि हमारा खाता क्यों ख़राब चला है, क्या ऐसी कोई बाहरी वजह थी या आंतरिक कारण था जिसके कारण कि हमारी यूनिट में कुछ दिक्कत रही है और हमारे खाते में कोई दिक्कत आई है। तो ये हमारे को सिंपल लेटर पे लिख के देना होता है, लेटर हेड पे। CMA डेटा जो बड़ी लिमिट्स होती हैं उसके अंदर दिया जाता है, प्रॉबेबली 25 लाख से ऊपर की लिमिट होती हैं। CMA डेटा बताता है कि पिछले 2 साल से लेके आगामी 4 साल या 5 साल तक का हमारा क्या प्रोजेक्शन है, हम लोग किस उससे प्रॉफिट में रहेंगे या लॉस में रहेंगे। इसमें सारे के सारे रेशोज़ भी कैलकुलेटेड होते हैं। GST रिटर्न अगर 40 लाख से ऊपर की आपकी लिमिट है तो GST एप्लीकेबल है। आपका अगर GSTR 1 है या कंपोजिशन में है 3B है तो वो सारे के सारे आपको रिटर्न 1 साल के प्रस्तुत करने होते हैं। अगर आपकी फ़र्म का एड्रेस अभी हाल फिलहाल में चेंज हुआ है तो आपको उसका नया एड्रेस प्रूफ सबमिट कराना होता है। और अगर आपका रेंट एग्रीमेंट 1 साल से ऊपर पुराना एक्सपायर हो चुका है तो वो भी आपको नया देना होता है। एक दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है उद्यम के MSME में रजिस्ट्रेशन करा के आपको सभी को देना होता है, जिससे कि आपका भारत सरकार का जो MSME पोर्टल है उसके ऊपर रजिस्टर होती है फर्म। और कोई भी अगर उससे रिलेटेड कोई बेनिफिट या कोई भी सूचना देनी होती है MSME को तो वो तभी मिलती है आपको जबकि आप उद्यम के अंदर रजिस्टर्ड हैं। अगर आपने कहीं बाहर से कोई लोन ले रखा है लिमिट के ऊपर या फर्म के ऊपर तो उसका स्टेटमेंट आपको देना है, या फिर आपका पर्सनल भी हो सकता है, क्योंकि जो CC लिमिट है वो आप एक ही जगह से ले सकते हैं, मल्टीपल CC लिमिट्स अलाउड नहीं है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है करंट अकाउंट। हालांकि अब RBI ने बोल दिया है कि जिनका भी लिमिट अकाउंट है वो लोग अपना अपना करंट अकाउंट बंद कराएंगे। फिर भी अगर आपका कोई करंट अकाउंट एग्जिस्ट कर रहा है तो उसका स्टेटमेंट भी आपको देना है, और अगर दूसरे बैंक के साथ है तो ज़रूर उसको देना है। हालांकि मेरी एडवाइस यही है कि आप सब लोग अपने करंट अकाउंट बंद कर दीजिए अगर लिमिट अकाउंट चल रहा है तो, क्योंकि उससे आपकी अकाउंटिंग गड़बड़ आती है, उससे आपके डेबिट क्रेडिट समेशन गड़बड़ आते हैं और उससे आपका एक्चुअल जो है ट्रांजैक्शन का स्टेटस वो पता नहीं चलता है। तो ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि हमारे को देने होते हैं। तो दोस्तों प्लीज़ आप कमेंट में बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, और कुछ अगर आप जानना चाहते हैं तो वो भी डालिए, आपको उसका जवाब दिया जाएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, इसको शेयर करिए, क्योंकि अभी मैक्सिमम लोगों को CC लिमिट रिन्यू कराने में बहुत दिक्कत आती है। और अगर आपको अच्छा लगा हमारा चैनल, ऐसे और इन्फॉर्मेटिव जानकारी जानना चाहते हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।